हेलो गाइस। तो जैसा कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी किसके लिए, साइंस के लिए, क्योंकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई है और उसमें क्या है आप सभी जानते हैं कि लगभग 25 क्वेश्चन किसके रहते हैं, विज्ञान के रहते हैं। तो उसमें भी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ना तो इतने फिजिक्स से पूछे जाएंगे ना इतने केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले कोशिश ये की है कि आपकी जो बायोलॉजी है उसे क्या कर दिया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए। तो आज हम बायोलॉजी की पहली क्लास लेने वाले हैं। आज की क्लास में हम बायोलॉजी का बेस तैयार करेंगे, ये समझेंगे कि बायोलॉजी होती क्या है और बायोलॉजी को हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को और समझते हैं कि बायोलॉजी को अलग से क्यों पढ़ा गया। देखिए, पहले एक सब्जेक्ट होता है विज्ञान, मतलब साइंस। साइंस के 3 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। जब स्टार्टिंग में लोग इसको पढ़ते थे तो केवल कैसे पढ़ते थे? विज्ञान के माध्यम से पढ़ते थे। तो तभी एक व्यक्ति हमारे सामने आए। वो कौन व्यक्ति थे? उन व्यक्ति का नाम था अरस्तु, जिन्होंने पहली बार ये कहा कि भाई जो सजीव प्राणी हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, अलग से अध्ययन करना चाहिए। जो सजीव प्राणी हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, अलग से अध्ययन करना चाहिए। तो वहीं से एक विज्ञान, नए विज्ञान की एक शाखा की शुरुआत हुई जिसे हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं जीव विज्ञान आखिर होता क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सभी जीवधारियों का अध्ययन। ये है किताबी भाषा। ये कैसी है? किताबी भाषा। अब किताबी भाषा को साइड में करते हुए मैं आपको सिंपल वर्णों में या सिंपल शब्दों में बताता हूं कि जो जीव विज्ञान है वो होती क्या है। इस दुनिया में जो भी चीज सजीव है, मैं हाथ पैर मेरे चल रहे हैं, मैं गति कर रहा हूं, सांस ले रहा हूं, सजीव हूं। मेरा अगर अध्ययन कोई करेगा तो जीव विज्ञान कहलाएगा। पेड़ पौधे सांस लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सजीव हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। तो साधारण शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में जो भी कोई चीज सजीव है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, इंसान हो या कोई जानवर हो, सभी का अध्ययन क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। और इस बात को सबसे पहले किसने कहा था? तो वो कहा था अरस्तु ने। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, आपसे क्या पूछा जाए कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आंसर आएगा अरस्तु। और इसी के लिए अरस्तु के द्वारा एक बुक लिखी गई जिस बुक का क्या नाम था, हिस्टोरिका एनिमिलियम। क्या था? हिस्टोरिका एनिमिलियम। ये किसकी बुक थी? अरस्तु की बुक थी। जब हम इतिहास में अरस्तु को पढ़ते हैं तो अरस्तु का केवल एक ही नाम हमारे सामने आता है। वो भी क्या नाम सामने आता है कि सिकंदर के गुरु कौन थे, तो वहां पे आंसर क्या आता है, अरस्तु। लेकिन अरस्तु केवल इतने ही नहीं थे कि उनको केवल इतना ही पढ़ा जाए कि सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु। अरस्तु का इसके अलावा भी बहुत लंबा इतिहास है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं तो हिंदू धर्म में एक मान्यता है, चाहे बच्चे को पैदा कोई भी करे, नामकरण उसका कौन करता है, पंडित करता है। तो अगर बात करूंगा कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो वो हैं अरस्तु। लेकिन वो पंडित जी नहीं है। उन्होंने केवल ये कहा था कि जितने भी सजीव प्राणी हैं उनका अलग से अध्ययन किया जाए। उन्होंने कोई वर्ड यूज नहीं किया था कि उसको जीव विज्ञान कहो जाके। लेकिन जीव विज्ञान शब्द यानी पंडित जी इसके कोई और थे, और वो पंडित कौन थे, यानी ये जो जीव विज्ञान शब्द था वो किसने दिया था, वो दिया था लेमार्क एवं ट्रेविरेंस। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। आपसे पूछेगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु आंसर आएगा। लेकिन आपसे पूछेगा कि ये जो जीव विज्ञान शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया, तो 2 व्यक्ति थे, लेमार्क एवं ट्रेविरेंस। कौन थे? लेमार्क एवं ट्रेविरेंस। अब मैं बात करता हूं कि बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं वो शब्द? एक है बायो प्लस लोगोस। कौन सा? एक तो बायो और दूसरा लोगोस। बायो का अर्थ होता है जैविक, जैविक मतलब सजीव, तो सांस ले सकते हो। और लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन, यानी कि उन सजीव प्राणियों का अध्ययन। वही बात जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, इसका भी वही मतलब है। अब इससे आगे चलते हैं, बात करते हैं कि जीव विज्ञान को हमें पढ़ना कैसे है। भाई जीव विज्ञान को 2 तरीके से पढ़ा जा सकता है। कैसे पढ़ा जा
सकता है, एक होती है सामान्य जीव विज्ञान, कौन सी, जिसको हम बेसिक बायोलॉजी भी बोलते हैं, एक होती है अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान जिसको हम अप्लाइड बायोलॉजी बोलते हैं। सामान्य बायोलॉजी हमको केवल कौन सा पोर्शन पढ़ना है, सामान्य जीव विज्ञान वाला पोर्शन पढ़ना है। क्यों? क्योंकि भाई ये वो हैं जिन्हें चीजों को मतलब ये वो पोर्शन है या ये वो भाग है जिसको केवल पढ़ा जा सकता है। क्या? जिसको केवल पढ़ा जा सकता है। लेकिन इन सब चीजों को पढ़ने के साथ साथ हमें क्या करना होता है, प्रैक्टिकल करके देखना होता है। और आपको देना है किसका, सरकारी नौकरी का एग्जाम। आपको कोई डॉक्टर नहीं बनना, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। आपको क्या है, आपको देना है सरकारी नौकरी का एग्जाम, तो आपको चीजें केवल पढ़नी पड़ेंगी। तो आप कौन सा पोर्शन पढ़ोगे, सामान्य जीव विज्ञान। उसमें कौन कौन से भाग हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान। जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी, और सूक्ष्म जीव विज्ञान मतलब माइक्रोबायोलॉजी। ये सब चीजें हमें पढ़नी हैं और इनसे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सबको मैं कराऊंगा आपकी पूरी कंप्लीट बायोलॉजी में, ठीक है। दूसरा पोर्शन मैंने आपको बता दिया, अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान, जिसमें कौन कौन से पोर्शन आते हैं, इसको अप्लाइड बायोलॉजी भी बोलते हैं। मेडिकल साइंस, ठीक है, जो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं वो कौन सी पढ़ाई करेंगे, वो कौन सी बायोलॉजी पढ़ेंगे, मेडिकल साइंस पढ़ेंगे। जो कृषि वैज्ञानिक बनते हैं वो एग्रीकल्चर की पढ़ेंगे। जो आयुर्वेद की पढ़ाई करते हैं वो आयुर्वेदिक पढ़ेंगे। अब मैंने जैसे कि आपको बताया, हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें केवल एग्जाम क्लियर करना है। तो पूरी बायोलॉजी में मैं यकीन मानिए मैं आपको सारे वो क्वेश्चन करा दूंगा जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और आज साथ ही साथ इतनी नॉलेज मैं आपको दे दूंगा कि आप जब बायोलॉजी खत्म करके निपटोगे तो कम से कम जो गांव में आपने देखे होंगे ना, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उतने डॉक्टर तो मैं आपको बना ही दूंगा, ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें समझ में आया। हमें जो बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान। अब बात करते हैं कि जो है जीव विज्ञान की भी बाद में बहुत सारी शाखाएं आ गई। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवधारियों के वर्गीकरण की। किसकी बात करेंगे भैया, जीवधारियों के वर्गीकरण की। सबसे पहले तो ये वर्गीकरण अरस्तु ने ही कर दिया था। अरस्तु ने पूरी दुनिया में जो भी सजीव थे उनको दो भागों में बांट दिया था, जंतु समूह और पादप समूह। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था, इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए और उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, आप यहां देख पा रहे होंगे, कार्ल लिनियस इनका पूरा नाम था। इन्होंने भी अरस्तु की बात को सही ठहराया और कहा कि दो प्रकार के सजीव होते हैं, एक होते हैं जंतु और दूसरे होते हैं पादप। तो जंतु होते हैं यानी जो चल फिर सकते हैं वो होते हैं जंतु जगत में, इंसान को भी जंतु जगत में ही रखा गया है, यानी कि हम लोग जो हैं। पादप जगत की अगर हम बात करेंगे तो पादप जगत में सजीव तो होते हैं लेकिन अपने एक स्थान को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा सकते, और साथ ही साथ क्या करते हैं, ये अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये वर्गीकरण भी किसके द्वारा दिया गया, कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया। बात कर लेते हैं, कार्ल लिनियस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो एग्जाम में इनसे पूछे जाते हैं। कार्ल लिनियस को क्या कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, क्योंकि किसी ने प्रमाणिक रूप से अपनी बात कही थी वर्गीकरण की, तो वो व्यक्ति कौन थे, कार्ल लिनियस थे। कार्ल लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, लेकिन कभी कभी इस वर्ड को क्या है अंग्रेजी में दे देता है एग्जामिनर, क्योंकि आप देखते होंगे यदि आपने कोई एग्जाम पहले दिया होगा तो बायोलॉजी में बहुत सारे शब्दों को उनके मतलब अंग्रेजी वर्डों को ही हिंदी में लिख के दे देते हैं। तो वर्गीकरण को ही क्या बोला जाता है, टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो यदि आपसे पूछे वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो भी कार्ल लिनियस आंसर आएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि टैक्सोनॉमी का पिता किसको कहा जाता है, तो उसका भी आंसर कार्ल लिनियस ही आएगा। कार्ल लिनियस के द्वारा एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम क्या था, इसका नाम था सिस्टमा नेचुरी। क्या नाम था भैया, सिस्टमा नेचुरी। इसके अलावा दो और बुक कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई, कौन कौन सी, एक थी स्पीसीज प्लांटिनरम और एक थी फिलोसफिका बोटानिका। कौन कौन सी, स्पीसीज प्लांटिनरम और फिलोसफिका बोटानिका, ठीक है। ये तीनों की तीनों बुक्स किसके द्वारा लिखी गई हैं, कार्ल लिनियस के द्वारा। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा अगर कोई सी बुक पूछी जाती है तो वो कौन सी पूछी जाती है अभी तक, सिस्टमा नेचुरी, ठीक है। बात करते हैं कि इसके अलावा कार्ल लिनियस को और किसका जनक माना जाता है, तो कार्ल लिनियस को द्विनाम पद्धति का जनक भी माना जाता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे हर पदार्थ का एक वैज्ञानिक नाम होता है, जैसे आम का क्या ना वैज्ञानिक नाम होता है, मैग्नीफेरा इंडिका। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस। मतलब कोई भी वैज्ञानिक नाम दो चीजों से मिलकर बना है, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, होमो
सेपियंस। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए मतलब एक लिखा है होमो सेपियंस। तो इसमें जो होमो है वो किसको प्रदर्शित करता है, वो किस वंश का है, ठीक है। और जो उसका दूसरा वाला नाम है जैसे सेपियंस, तो वो किस जाति का है। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका को ही ले लें तो मैग्नीफेरा क्या कहलाएगा, वंश कहलाएगा। लेकिन अगर बात करें किसकी, इंडिका की, तो इंडिका उसकी क्या कहलाएगी, जाति कहलाएगी। और ये जो द्विनाम पद्धति है ये किसने शुरू की थी, कार्ल लिनियस ने। तो द्विनाम पद्धति का जनक भी किसको माना जाता है, कार्ल लिनियस को ही माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कार्ल लिनियस ने एक पूरा क्या है, इन जंतुओं के वर्गीकरण की लिस्ट तैयार की। कहां से लेकर, जगत से लेकर उनकी जाति तक, यानी वो किस जगत में है और उनकी जाति यानी अंत तक उसका सबसे बड़ा स्वरूप और सबसे छोटा स्वरूप का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, कार्ल लिनियस के द्वारा। तो उसने किसी भी जगत को कितने भागों में बांटा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो कार्ल लिनियस के द्वारा बताया गया कि कोई भी इंसान है वो किससे जुड़ा हुआ है, जगत। और हर जगत में क्या होते हैं, संघ होते हैं, ठीक है। और हर संघ में क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। और हर वर्ग में क्या होते हैं, गण होते हैं। हर गण में क्या होते हैं, कुल होते हैं। और हर कुल में क्या होता है, वंश होते हैं। और हर वंश में क्या होता है, जाति होते हैं। या एक तरीके से हम कह सकते हैं ये क्या है, ये पूरी दुनिया है, ठीक है, जिसमें पूरे सभी सजीव रहते हैं। ये उनका देश है और ये उनका क्या है, राज्य है। देश के अंदर राज्य आते हैं, ये उनका राज्य है। अब इनके राज्य के अंदर बहुत सारे जिले होते हैं, तो गण क्या हो गया, उनके जिले के समान हो गया। अब ये उस जिले में उनका गांव हो गया और ये गांव के अंदर उनका घर हो गया और उस घर के अंदर वो व्यक्ति हो गया। तो इसी तरीके से कोई अगर पेड़ है तो वो जगत के अंदर रखा जाएगा, फिर जगत में भी वो किसी संघ के अंदर रखा जाएगा, संघ के अंदर भी वो किसी वर्ग में रखा जाएगा और किसी वर्ग में भी वो गण के अंदर और गण में भी कुल के अंदर। इस तरीके से कहां तक रखा जाता है, तो जाति तक रखा जाता है। जो लेकिन कार्ल लिनियस के द्वारा जो द्विनाम पद्धति दी थी उसमें केवल किस किस को प्रदर्शित किया जाता है, वंश और जाति को। यहाँ पे मैंने इनके अंग्रेजी भी नाम लिख दिए हैं क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश मीडियम से है तो वो भी आसानी से समझ सके। जगत को किंगडम बोलते हैं, संघ को फाइलम बोलते हैं, वर्ग को क्लास बोलते हैं, गण को ऑर्डर बोलते हैं, कुल को फैमिली बोलते हैं और वंश को जीनस बोलते हैं और जाति को स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्या पर्याप्त था, एक मैं आपसे ही खुद पूछता हूं, क्या किसी पूरे सजीवों को दो भागों में वर्गीकृत करना पर्याप्त था? नहीं, तो उनको और भागों में बांटने की आवश्यकता थी, ठीक है। तो कई व्यक्तियों मतलब बाद में और वैज्ञानिक आए, किसी ने 3 जगतों में जीवधारियों को बांटा, किसी ने 4 में, किसी ने 5 में, किसी ने 6 में। अब हर कहीं से तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते क्योंकि आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है, ठीक है। तो वहां मतलब उनकी भी एक सीमा होती है पूछने की। तो मैं आपको केवल उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे कराऊंगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो ना तो आपसे 3 जगतों का वर्गीकरण पूछा जाएगा, ना आपसे 4 का पूछा जाएगा, ना आपसे 6 का पूछा जाएगा। आपसे कौन सा पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा विटेकर के द्वारा जीवधारियों का 5 जगतों में वर्गीकरण। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवधारियों का 5 जगतों में वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा विटेकर। और उसके द्वारा ये वर्गीकरण कब किया गया था, तो ये वर्गीकरण किया गया था 1969 ईस्वी में। कब किया गया था भैया, 1969 ईस्वी में। अब बात कर लेते हैं उन 5 जगतों की जिसमें जीवधारियों को किसने बांटा था, विटेकर ने बांटा था। पहला जगत था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था कवक, चौथा था पादप और 5वां था जंतु, ठीक है। एक बार फिर दोहरा देता हूं, पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और 5वां था जंतु। अब एक एक करके इनमें इन सभी से जुड़े जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले बात किसकी करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे मोनेरा की। इनको कैसे पहचान सकते हैं, ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। अब बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि ये प्रोकैरियोटिक जीव कैसे होते हैं। यहां मैं आपको सिंपल ये बता देता हूं, ऐसे जीव जो एक कोशिकीय होते हैं लेकिन अल्प विकसित होते हैं। जब इसको जब एक मतलब 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और एक होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। जब हम ये इंट्रोडक्शन खत्म कर लेंगे तो उसके बाद कोशिका वाला जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वह मतलब इन सभी चीजों को वहां मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ क्या समझ सकते हैं, ऐसे जीव जो एक कोशिकीय हैं और कैसे हैं, अल्प विकसित हैं, पूरी तरीके से विकसित नहीं है, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। तो ऐसे जीव किसके अंदर आएंगे,
आएंगे? मोनेरा के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत? मोनेरा के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम कैसे समझ सकते हैं? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल हैं क्या? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? मोनेरा के अंतर्गत आएंगे। और एक और मैं बात आपको बता दूं, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो जंतु जगत है या जीवधारी हैं उनमें सबसे पहले इस दुनिया में कौन आया था? तो जीवाणु कौन आया था, इस नाम को आप याद रखिएगा। जो जीवाणु है ये इस दुनिया में सबसे पहले आए थे। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत अधिक तापमान तक भी सरवाइव कर सकते हैं और बहुत न्यूनतम तापमान तक भी सरवाइव कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब दुनिया खत्म होगी तो सबसे बाद में भी कौन जाएंगे यहाँ से? जीवाणु भी ही जाएंगे। सबसे पहले आए भी जीवाणु थे और दुनिया खत्म होने के बाद जाएंगे भी सबसे बाद में कौन? जीवाणु ही जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मोनेरा। मोनेरा में क्या? ऐसे जीव जो एक कोशिकीय हैं लेकिन अल्प विकसित है, यानी प्रोकैरियोटिक हैं, वो सब मोनेरा में आएंगे। बात करते हैं प्रोटिस्टा की। किसकी? प्रोटिस्टा की। इसमें भी जीव एक कोशिकीय होंगे। कैसे होंगे? एक कोशिकीय होंगे, लेकिन कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे, मतलब कि पूर्ण विकसित होंगे। कैसे होंगे? पूर्ण विकसित। एक कोशिकीय तो उसमें भी थे, इसमें भी, लेकिन वहां पे मोनेरा में क्या थे? अल्प विकसित थे। और प्रोटिस्टा में कैसे थे? पूर्ण विकसित हैं। तो वो किस में आ जाएंगे? अगर एक कोशिका होने के साथ साथ पूर्ण विकसित है तो प्रोटिस्टा में। उदाहरण के तौर पे प्रोटोजोआ, अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम। ठीक है, समझ रहे हो कौन कौन से? प्रोटोजोआ, युग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब किस में आएंगे? प्रोटिस्टा में आएंगे। क्यों? क्योंकि एक कोशिकीय होने के साथ साथ पूर्ण विकसित होते हैं। बात करेंगे तीसरे जगत की। तीसरा जगत कौन सा है? कवक, जिसको फंगी भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब पूर्ण विकसित होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यानी इनमें एक से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं। लेकिन इनकी सबसे खास बात कैसी होती है? परपोषी होते हैं। कैसे? परपोषी। परपोषी का मतलब क्या होता है? ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उनको परपोषी कहते हैं। आपने देखे होंगे कवक, जो आपके घर में ब्रेड आते हैं ना, ब्रेड को 8-7 दिन के लिए छोड़ दो तो उस पर व्हाइट क्या है? फफूंद आ जाती है। वो फफूंद और कुछ नहीं, वो क्या है? कवक ही है। उस कवक को, उस फफूंद को भोजन कहां से मिलता है? जो ब्रेड के अंदर भोजन होता है ना, वो उसी से ऊर्जा लेता है। देखा होगा बहुत सारे पेड़ पौधों पर भी एक जो है फफूंद उगाती है, तो उनको भोजन कहां से मिलता है? वो क्योंकि उनके अंदर हरा रंग तो होता नहीं। भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए एक चीज जरूरी है, क्लोरोफिल, यानी कि हरित लवक। अब कवक होता है सफेद, उसमें हरित लवक तो होता ही नहीं, तो वो अपना भोजन नहीं बना सकते, तो वो अपना भोजन कहीं और से लेंगे। जब पेड़ पौधों पे उगेगा कवक तो पेड़ पौधों से भोजन लेगा, उस ब्रेड पे उगेगा तो उस ब्रेड से लेगा। किसी इंसान पे भी कवक उग जाता है तो वो भी किससे लेगा? इंसान से भोजन लेगा। तो ये कैसे हो गए? परपोषी हो गए। बात करते हैं चौथे जगत की। ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक, मतलब पूर्ण विकसित होते हैं। कैसे? पूर्ण विकसित होते हैं। लेकिन इनकी सबसे खास बात क्या होती है? ये प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। चाहे वो कोई बेल हो, चाहे कोई छोटा पौधा हो या कोई विशाल पेड़ हो, यदि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है। समझ रहे हो आप कि यदि कोई पेड़ छोटा हो, बड़ा हो या कोई बेल हो, इससे कोई डिपेंड नहीं करता, बस वो क्या करना चाहिए? वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना चाहिए। वो किसके अंतर्गत रखा जाएगा? वो पादप के अंतर्गत रखा जाएगा। बात करते हैं सबसे अंतिम वर्ग की, और वो कौन सा था? जंतु। इसमें दुनिया के वो सारे सजीव रखे जाते हैं, कौन कौन से? जो यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और पूर्ण विकसित होते हैं। जैसे बकरी, इंसान, घोड़ा, ऊंट, ये सब किस में आएंगे? ये सब जंतु जगत में आएंगे। और ये 5 जगतीय वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? विटेकर के द्वारा। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में केवल इतना ही। इससे आगे की हम वीडियो डेली कंटिन्यू करते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए और हमें बताइए कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।